नोटबंदी और अब इसके ठीक बाद 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान और इन सब के साथ कमोडिटी बाजार के बदलते फंडामेंटल से चुनाव के ठीक पहले दालें सस्ते होने लगी हैं। नोटबंदी के बाद से चना, अरहर, उड़द और मूंग दाल की कीमतों में तकरीबन 10 से 25% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि रिटेल में अभी भी राहत कुछ कम ही है, लेकिन कम उत्पादन अनुमान के बावजूद चीनी भी 2 महीने में 10% सस्ती हो गई और अब गर्मी से पहले चीनी की बड़ी डिमांड दिख नहीं रही। गेहूं महंगा जरूर हुआ था, लेकिन मार्च से नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी। ऐसे में आगे कैसे रहेगी खाने पीने की इन चीजों की, इन कमोडिटीज की चाल, जानने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वी कमोडिटी के चेयरमैन कीर्ति कोठारी, एसएमसी कॉमट्रेड के रिसर्च हेड रवि सिंह और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, अब तो लग रहा है कि बाजार भी सरकार की हर कोशिश को सपोर्ट कर रहा है, वरना दाल, चीनी, गेहूं 2 महीने पहले तक तो इनकी कीमतें आसमान पर थी। ये नोटबंदी का ही असर है या आपको इसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स दिख रहे हैं? नोटबंदी का भी असर है और एक बड़ा उत्पादन का भी अनुमान हमारा सामने है, क्योंकि जो रबी खरीफ फसल में तो दलहन और तिलहन के उत्पादन बड़ी है और रबी फसल में गेहूं और तिलहन और दलहन सभी का उत्पादन बढ़ने का एक अच्छा संभावना बन रहा है। तो फंडामेंटल फैक्टर जो है सप्लाई प्रेशर फ्रॉम खरीफ सीजन और रबी सीजन का जो आउटलुक बन रहा है, और जैसे हम रबी के ओर जा रहे हैं तो देयर विल बी प्राइस प्रेशर ऑन कमोडिटीज, ऑन द क्रॉप्स। तो ये तो कुदरती है। ऑलराइट, तो यानी कि फंडामेंटल्स के साथ साथ जो सरकार की कोशिशें हैं वो भी कीमतों को थोड़ा कूल ऑफ करने में कारगर साबित हुई है। कोठारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो मार्केट से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, आपका तो कारोबार ही है, ये व्यवसाय है। शादियों के वक्त जो पीक शादियों का सीजन था, उस समय बड़ी भारी डिमांड इन सारी कमोडिटीज की आती है। 2 महीने नोटबंदी रही। अब हालांकि हमने देखा है कुछ चीजें कूल ऑफ हो रही, लेकिन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। अब दाल की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, आपको क्या लगता है कि डिमांड अभी भी कुछ प्रभावित रहने वाली है इसकी वजह से? 1.5-2 महीने तक मेरे को लगता है डिमांड थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि अभी भी नोटबंदी की इम्पैक्ट छोटे छोटे गांवों में है। वो रिलीज होते होते उसको 1-1.5 महीना लग जाएगा। बाकी एग्रो कमोडिटी में ज्यादा तक असर तो डिमांड सप्लाई करती है। तो सप्लाई, जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, वो सही बताया। सप्लाई इस साल बहुत ज्यादा रहेगी दाल दलहन की। चने की फसल भी आगे आ रही है, वो भी बढ़िया आ रही है। तो ये अगले साल इधर भी अपने यहाँ भी अच्छा है और फॉरेन में जहाँ से आता है चना और ये पल्सेस, वो भी अच्छी है। तो इसका फंडामेंटल जो है पल्सेस का वो निगेटिव है, मंदी का ही है। ओके, आप कह रहे फंडामेंटल्स नेगेटिव है, क्या कीमतों में और कूल ऑफ दिखेगा? क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरी की दाल की बात करें, चाहे अरहर हो, मूंग हो, यहाँ पर उड़द हो, सबकी कीमतों में हमने अमूमन 10 से 25% तक की तो गिरावट देखी ही है कीमतों में। क्या लग रहा है इन सब कारणों के वजह से, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, इन सब की वजह से दालों की कीमतें और टूटेंगी? चना यहाँ से 30% तक मंदी का माहौल बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा भाव है उससे और 30% में है, तो वो 4000 के करीब आ सकता है चना। अच्छा, बाकी जो अरहर और ये अब दूसरी दालें हैं, उसमें 8 से 10% की और मंदी आने की संभावना है। ओके, यानी कि कंज्यूमर एंगल से देखा जाए तो एक अच्छी ही बात है। कीमतों में और प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा, खासतौर से चना यहाँ से और अफेक्ट होने वाला है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। यहाँ से 1.5-2 महीने और असर दिखेगा। रवि, आपको भी चर्चा में शामिल करूंगी। बफर स्टॉक पर काफी समय से चर्चा चल रही थी, लिमिट उसको धीरे धीरे करके बढ़ाई। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आकार है उसका बहुत छोटा है। 20 लाख टन का लक्ष्य रखा है, कब तक पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इस पर अभी एक सवालिया निशान है। लेकिन इसके जरिए बाजार में हम देख रहे हैं सरकार अपनी जो दखल है वो बढ़ाती चली जा रही है। आपको क्या लग रहा है, पूरे चार्ट्स को स्टडी करते हुए, इन फंडामेंटल्स को जोड़ते हुए, कीमतों पर क्या और दबाव दिखेगा? तेजी मंदी तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको लगता है कि एक स्थिरता रहेगी इन कमोडिटीज में?
देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो अगर आप देखें तो इस समय इंपॉर्टेंट है कि जो विमुद्रीकरण खास तौर से हुआ है वो है। देखिए, उसके कुछ निगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव है। आपने शादियों के सीजन की बात करी, जब शादियों के सीजन होते थे तो बीच में जो बिचौलिए होते थे, जब नोटबंदी नहीं थी तो वो स्टोर करके आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ाते थे जितनी ज्यादा जो उनको जिससे ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो एक पहला रीजन था कि इस बार जो है वो रेट इतने बढ़ते हुए नजर नहीं आए। दूसरी तरफ है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी के साथ में ये भी किया है और कई जगह की इस चीज को लेकर के मंडी बंद रही है कि अब जो भी स्टॉक है किसानों को वो सरकारी गोदामों को और सरकारी एजेंसीज को बेचना है। बीच से जो बिचौलिए थे उनको हटाने के लिए काफी जोर दिया गया है। तो सरकार का ये दूसरा कदम जो है वो फंडामेंटल को स्ट्रांग करता है। तीसरी बात आपने जैसे कही, अगर दालों की पूरी चर्चा पे जाए तो जो हमारे यहाँ पे लास्ट जून जुलाई में जो इंपोर्ट किए गए थे उन सारी शिपिंग जो है वो नवंबर दिसंबर में आ गई। तो अब स्टॉक काफी बढ़ा है तो उसका एक दबाव देखने को मिल रहा है और मैं समझता हूं अभी कम से कम 10% तक का दबाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चने की बात करें तो उसमें मैं समझता हूं कि कम से कम मिनिमम 20% तक का दबाव देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ पे चना या शुगर या वीट ये कम पैदा नहीं होते हैं, लेकिन जो बीच में आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप जनरेट किया जाता है उसकी वजह से काफी हद तक सप्लाई देखने को मिलती है। दूसरी तरफ इस साल अब रेट बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनको ये लगता है कि अब मुझे इसमें बहुत बेनिफिट आगे मिलने वाला है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग इसलिए भी हो जाता है और साथ में किसानों को सही रेट और ज्यादा भाव की वजह से वो अट्रैक्टिव हो जाता है, तो उनकी बुआई या फिर उसकी फसल की ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे भी सप्लाई इस साल बढ़ सकती है। तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ से एग्री मार्केट के लिए करेक्शन का फेज आपको देखने को मिल सकता है। एग्री मार्केट के लिए करेक्शन का फेज है। चंद्रशेखर जी, हमने देखा है कि काफी समय से, बहुत शुरू से ही एफसीआई के जरिए सरकार गेहूं की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए दखल देती रही है। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके, पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि सरकार को दालों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ करना चाहिए। जो बफर स्टॉक पर सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि सरकार का इंटेंशन, सरकार की पॉलिसी अब उस दिशा में बढ़ चुकी है? हाँ, बिल्कुल नहीं। जो भी पॉलिसी पहले था वही पॉलिसी जारी है और दाल के विषय में तो उनका जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो तो असफल हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि 20 लाख टन का लक्ष्य है, शायद पूरा नहीं होगा। और मैं जिन अफसरों से बात करता हूं वो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में मान लेते हैं कि ये पूरा नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि गेहूं में भी एक बड़ा समस्या है, क्योंकि जैसे हम मार्च की ओर बढ़ते हैं तो पब्लिक सेंट्रल पूल में जो गेहूं का स्टॉक होगा वो बहुत कम हो जाएगा, शायद 6 या 7 मिलियन टन ही होगा, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हम फसल की ओर बढ़ते हैं, हार्वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, जरूर एक सप्लाई प्रेशर का उम्मीद के वजह से भाव कम होगा और कम हो रहा है। मगर आप सेकेंड हाफ ऑफ 2017 का सेकेंड हाफ में देखिए, जुलाई से लेकर के मैं निश्चित समझता हूं कि चीनी का भाव बढ़ने का संभावना है, गेहूं का भाव बढ़ सकता है और दालों का भी भाव बढ़ सकता है। वो बड़ा एक फसल के बावजूद ये भाव बढ़ने का संभावना भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि अभी हमने जितनी गिरावट देख ली है वो बस उतनी ही गिरावट अब दिखेगी जो डिमोनेटाइजेशन का या सप्लाई साइड प्रेशर का है, यहां से कीमतों में इजाफा दिखेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जो करेक्शन अब आया है और भी जरा करेक्शन आएगा आगे 2 महीने में, क्योंकि दाल का इंपोर्ट जारी है और भी कम से कम 10-12 लाख टन का इंपोर्ट होना है, और चना का एक हार्वेस्ट जो है, एक बड़ा हार्वेस्ट होने वाला है। मगर तो अप्रैल मई जून महीना तक भाव काबू में रहेंगे, चीनी हो या गेहूं हो या दाल हो। मगर आफ्टर जून का बाद सेकेंड हाफ ऑफ 2017 में मैं समझता हूं काफी टाइटनेस मार्केट में आएगा दोबारा, खास करके चीनी में तो जरूर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि हमें इस देश को 20 से 25 लाख टन का इंपोर्ट का जरूरत पड़ेगा 2017 में। तो चीनी के भाव ऊपर ही रहेंगे, गेहूं के भाव भी जुलाई महीने के बाद
एक बड़ा उछाल मिलने का संभावना है। कोठारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वैसे तो आपने बताया कि दालों की कीमतों में एक प्रेशर यहां से देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज की बात यहाँ चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जून ऑनवर्ड्स एक बार फिर से कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा, आप किस तरह से इन पूरी पॉलिसीज को देखते हैं और आपका आगे जाते हुए फिर इस साल के लिए दालों पर किस तरह का नजरिया बन रहा है? मार्च अप्रैल तक दालों का बॉटम बन जाएगा, जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। मंदी के सब कारण तब तक आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद जो भी आनी है, भाव बढ़ने की बात ही आ सकती है। ओके। कहीं वेदर फेल हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, हाँ। तो गवर्नमेंट को स्टॉक तो करना ही पड़ेगा। कहीं हाँ। ऐसी कोई बात आ जाए तो एक प्रोटेक्शन के लिए उनको ये बफर स्टॉक तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो इन सब कारणों के चलते आपको लग रहा है कि अभी जितनी गिरावट आएगी आने वाले 1-2 महीने में, लेकिन उसके बाद अगर यहां पर बफर स्टॉक को ठीक से निर्धारित नहीं किया गया, सरकार की तरफ से कोई पॉलिसीज प्रॉपर नहीं निकल कर आई, खासतौर से पल्सेस के लिए, क्योंकि काफी सेंसिटिव है, पहले ही हम पिछले साल की कीमतों में तेजी देख चुके हैं, तो एक बार फिर से यहां कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, समझेंगे कि गेहूं और चीनी, इनमें तेजी रहेगी या मंदी, और आपको रणनीति क्या अपनानी है, ये भी हम आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट में गिरावट का माहौल बतौर यहां पर कीमतों में काफी समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे आउटलुक क्या है, आप क्या रणनीति अपना सकते हैं? रवि, गेहूं पर चर्चा करेंगे। मार्च के बाद हम देखेंगे बाजार में नया गेहूं आएगा, बुआई अच्छी हुई है, हफ्ते दर हफ्ते के नंबर्स हम देख रहे हैं काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, मौसम भी काफी हद तक साथ दे रहा है। हमने 2000 और उसके ऊपर के स्तर देखे हैं, वहां से कूल ऑफ भी देखा है, यहां से आप आउटलुक कैसा देख रहे हैं रवि? देखिए नेहा जी, इस समय अगर सबसे बड़ी बात है कि देखें तो मार्केट में किसानों के पास अब गेहूं नहीं है, क्योंकि वो अपने स्टॉक को ज्यादातर निकाल चुके हैं। तो स्टॉक अभी जो था, वो जो भाव बढ़े हुए थे, वो अब भाव में बढ़त फिलहाल मार्च या अप्रैल तक आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे जैसे एस्टिमेट्स के नंबर क्लियर आते जाएंगे, आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती, लेकिन एक मोटा मोटी जो एवरेज अगर आप लेके चले तो ये भी क्लियर है कि अब 1600 से नीचे के भाव आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, जो अभी 1850 के पास भाव चल रहे हैं। यानी कि अब जो रैली लेकिन जो स्टार्ट होगी वो आपकी मई के बाद या फिर जून के बाद ही स्टार्ट होगी। तब तक अभी गेहूं में खास तौर से थोड़ी सी आपको एक साइडवेज सा मूवमेंट या फिर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये बिल्कुल एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इस बीच में कोई पिछले साल की तरह का फंडामेंटल होता है, जैसे पिछले साल हुआ था कि जब फसल कट के आया तब उसी टाइम पे बारिश हुआ तो काफी नुकसान हुआ गेहूं को, जिसकी वजह से भाव में इतनी तेजी देखने को मिली। अगर अनसर्टेन वेदर कुछ होता है तो वो काफी हद तक प्राइसेस को इंपैक्ट करेगा, बट अभी फिलहाल अगले 3 से 4 महीने या 6 महीने तक देखें तो गेहूं के भाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं रहेगी, और 1600 रुपए के आसपास फिलहाल एक सपोर्ट लेता गेहूं नजर आ रहा है। चंद्रशेखर जी, तकरीबन 27-28 लाख टन गेहूं का इंपोर्ट हुआ है, मार्च में नया स्टॉक आना है, अभी भी आपको इंपोर्ट की गुंजाइश दिख रही है? एंड जैसे यहां पर रवि ने कहा कि कीमतों में बहुत ज्यादा वो गिरावट नहीं देख रहे हैं, आपकी क्या सोच है? हाँ, मैं देख रहा हूं कि भाव 1800 से ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि 1600 रुपया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या प्रोक्योरमेंट प्राइस, और उसमें पंजाब हरियाणा में 10-12% का टैक्स वगैरह मिल करके वो 1750 से 1800 रुपया प्रति क्विंटल भाव तो रहेगा। उसके नीचे भाव आने का उम्मीद मैं नहीं देख रहा हूं, मगर जैसे हार्वेस्ट और प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाता है एंड ऑफ मई, मिडिल टू एंड ऑफ मई, जून महीने से लेकर के यार जरूर जुलाई महीने से लेकर के दोबारा मैं देख रहा हूं कि गेहूं के भाव बढ़ने लगेंगे। इसका 2 कारण है। एक है हमारा उत्पादन कितना होगा, सरकार का लक्ष्य है 96.5 मिलियन टन्स, मगर मैं समझता हूं कि आज का माहौल में और जो IMD का फोरकास्ट है ऑफ ए माइल्ड वेदर, उसके वजह से 90 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन होना नामुमकिन लगता है मुझे आज। आगे जाकर के हमें तो देखना है क्या हो रहा है, मगर एज ऑफ टुडे ऑन करंट रेकनिंग 90 मिलियन टन का ही मैं उत्पादन मैं अनुमान करके मेरा बैलेंस शीट बनाऊंगा। और
पिछला साल हमने ये भी देखा है कि सरकार के जो आंकड़े हैं 93.5 मिलियन टन, वो जरूर ज्यादा है, एग्जैजरेटेड नंबर है। एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ 5 या 6 मिलियन टन कम है। तो इस साल प्रोक्योरमेंट कितना होगा सरकार का, दैट विल ऑल्सो मैटर फॉर द मार्केट। तो एक है उत्पादन, दूसरा है प्रोक्योरमेंट, ये दोनों का असर, और तीसरा है वेदर कंडीशंस। तो ये सब हमें वी नीड टू टेक दैट ऑन बोर्ड। तो एक बात तो लेकिन आप दोनों के कहने से ये साफ हो गई है, 1600 1800 ऐसे ही लेवल्स रहेंगे, 1600 के पास बॉटम दिख रहा है और कीमतों में यहाँ बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत गेहूं में नहीं दिख रहे हैं। फोकस अब चीनी पर करेंगे। रवि, चीनी पर सरकार ने संकेत दिया है कि हाँ चंद्रशेखर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं 1600 तक भाव नहीं देख रहा हूँ। मैं रवि की बात कर रही थी। रवि ने कहा कि 1600 के नीचे वो गिरते हुए नहीं देख रहे, मैं उसके बारे में बता रही थी जी। रवि, मेरा सवाल आपसे है, चीनी पर सरकार ने संकेत दिया है कि 40% जो मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी है उसे हटा सकती है। तो ऐसी स्थिति में चीनी के भाव को आप किस दिशा में जाते देख रहे हैं फिर? एक तो नेहा जी, थोड़ा सा मैं फंडामेंटल इसमें ब्रीफ बताना चाहूंगा। देखिए, पिछले हाल फिलहाल सालों में अगर आप देखें, चाहे वो 2011 के बाद से 10 और 11 से देखें अब तक, तो काफी हद तक चीनी को लेकर के हमारे यहाँ पे पैदावार कम नहीं होती, लेकिन इतना ज्यादा डिमोटिव हो जाता है किसान की, वो शायद मेरे ख्याल से पैदा नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो स्टॉक की जरूरत होती है वो 235 लाख टन की जरूरत होती है, और पिछले 10 सालों से अगर देखें तो काफी स्टॉक रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिसी अच्छी ना होने की वजह से ये स्टॉक में कमी देखने को मिली है। लेकिन अभी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब फंडामेंटली अगर आप इनमें देखें तो वो इसी का दौर है जो कि प्राइस में तेजी आ रही है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम करेंगे तो स्टॉक जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। लोअर साइड पे अगर आप देखें तो चीनी के भाव जो है, जो रिटेल में आपको अभी 40 और 42 और 50 के रुपए के बीच में किलो में है, वो शायद थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। अगर बॉटम आउट होता भी है तो 36 रुपए किलो से नीचे का भाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। वायदा बाजार में अगर आप देख रहे हैं तो अब जो एवरेज प्राइस है वो धीरे धीरे चेंज होकर के 3750 के बीच में पहुंच चुका है। तो अब मैं समझता हूं कि 3600 से नीचे के भाव आपको देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अपर साइड की देखें तो मुझे लगता है कि यहां से 10 से 12% तक को जो भी फंडामेंटल चेंजेस होंगे उसको देखते हुए एक बार बढ़ोतरी के साइन तो जरूर देखने को मिल सकते हैं। कोठारी जी, आपका चीनी पर कैसा व्यू है? आप यहां से कीमतों को कहां जाते देख रहे हैं? चीनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा, जो अगर रेट बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी घटा के उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और इंपोर्ट सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ही ये भाव टिक सकते हैं। घटने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन गवर्नमेंट वो पीरियोडिक करेगी, जैसे भाव बढ़ेगा वैसे ड्यूटी घटाएगी, भाव मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसानों को भी ज्यादा आगे नुकसान न हो। राइट। तो मेरे हिसाब से अगर रेट एक लेवल छोड़ता है तो वहां से ड्यूटी कम करना शुरुआत कर देगी। ओके, लेकिन फंडामेंटल्स आपको इसके मजबूत के ही दिख रहे हैं। चंद्रशेखर जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, बड़े संक्षेप में आपका क्या नजरिया है चीनी पर? और नोटबंदी के बाद चीनी तकरीबन हमने देखा 5-10% उतरी है, तो यहां से क्या आउटलुक है? मैं काफी बुलिश हूं। मार्च महीने तक जो क्रशिंग सीजन जारी है तब तक काफी सप्लाई प्रेशर रहेगा और भाव में कुछ काबू पाने को मिलेगा हमें। अगर मार्च का बाद अप्रैल से लेकर के मैं काफी तेजी चीनी में देख रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें शायद 20-25 लाख टन का इंपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ेगा और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो फेस्टिवल सीजन है उसमें तो काफी एक बड़ा बुल रन हमें देखने को मिलेगा, अनलेस वी अरेंज फॉर इंपोर्ट in advance and in substantial quantities. राइट, चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे खाने के तेलों की चाल कैसी रहेगी इस पर करेंगे चर्चा। खाने के तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है, तो खाने के तेलों की चाल कैसे रहने वाली है? चंद्रशेखर जी, आप ही से समझना चाहेंगे कि यहां से किस तरह की डायरेक्शन मिल रही है? हाँ, मैं समझता हूं कि मार्च महीना तक जरा मार्केट फर्म रहेगा। उसका बाद जब इंडोनेशिया और मलेशिया में पीक प्रोडक्शन सीजन अप्रैल से शुरू होता है, तब एक गिरावट हमें
क्रूड पाम ऑयल में देखने को मिलेगा और उसका फायदा हमें मिल सकता है। हमारा देश में जो जितना उत्पादन है, मूंगफली हो या सरसों हो या सोयाबीन हो, उससे कोई बड़ा असर हमारा देश में रिटेल प्राइस या होलसेल प्राइस में मैं देख नहीं रहा हूं। हमारा वी आर कंप्लीटली इंपोर्ट ड्रिवन एडिबल ऑयल इकोनॉमी। तो सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल दोनों में एक करेक्शन में देख रहा हूं अप्रैल महीने के बाद, उसका फायदा हमें मिलेगा। तब तक आई थिंक द मार्केट विल बी रेंज बाउंड। अच्छा, क्विकली रवि, आपसे समझना चाहूंगी कि रुपए की चाल को देखते हुए आपका खाने के तेलों में नजरिया क्या है, क्या रणनीति आप दर्शकों को सुझाएंगे? जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैं यही कहना चाह रहा था कि रुपी में देखें तो फिलहाल जैसे अगर अभी तो एक करेक्शन जरूर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर यहां पर सरसों की देखें तो वो क्रॉप अब आने वाली है, मार्च और अप्रैल में आना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा सा रुपी में आगे आने वाले टाइम पे बजट तक ये प्री रैली की वजह से शायद आपको थोड़ा सा रुपी यहां पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पे रुपी एक बार 69.50 तक का लेवल आपको जून और जुलाई के बाद देखने को मिल सकता है। तो शायद उतना ज्यादा आपको करेक्शन ना देखने को मिले, खासतौर से एडिबल ऑयल्स में, तो हो सकता है वो रुकावट देखने को मिले। फिलहाल अभी जो देखें तो जून और जुलाई तक एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद शायद फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो रुपी की चाल होगी उसको देखें तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या रणनीति अपनाई जा सकती है तिलहन में, खाने के तेलों में? देखिए, अभी अगर आप सोयाबीन की बात करें या सीपीओ की बात करें या फिर अगर आप सरसों की बात करें, तो मैं समझता हूं मैक्सिमम जो करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है वो 5% से 8% से ज्यादा का करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर 8% का करेक्शन आता है तो मैं बाय साइड से चलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसके बाद जो रैली स्टार्ट होगी वो कम से कम 18 से 20% तक की रैली देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल एक करेक्शन का दौर चालू है और मैं समझता हूं कि फरवरी एंड तक आपको करेक्शन अभी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद काफी हद तक तेजी रहेगी। और अगर आप करेक्शन पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको एग्री में मिल सकते हैं, खासतौर से एडिबल ऑयल में। चलिए, तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमने देखा कीमतों पर खासा असर पड़ा, काफी सारी खाने पीने की चीजें यहां पर सस्ती हुई, बतौर कंज्यूमर आपको फायदा यहां पर हुआ, लेकिन यहां पर कमाई के मौके भी देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में कीमतों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, चाहे गेहूं हो, चीनी हो, दालें हो या फिर खाने के तेल तिलहन हो, लेकिन जो भी करेक्शन आएगी उसके बाद एक तरह से आपको खरीदारी का मौका मिलने वाला है। खाने के तेलों में 5 से 8% तक की गिरावट आएगी, वो आपके लिए निवेश का मौका होगा, क्योंकि बहुत जल्द यहां से एक मजबूत रैली आने वाले समय में इन तमाम कमोडिटीज में देखने को मिलेगी। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। चंद्रशेखर जी, रवि, कोठारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और हमारे दर्शकों को पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट पर दिशा दिखाई और बताया कि वो कैसे कमाई कर सकते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।